16 नवंबर को प्रधानमंत्री कर सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। यातायात में समय की कमी के साथ व्यापार और वाणिज्य को लगेंगे नए पंख। बेसिक शिक्षा परिषद के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में 1100 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से पैसे किए स्थानांतरित। कहा, स्कूलों में राष्ट्र प्रेम की दी जाए शिक्षा। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। 2 साल बाद हो रही बैठक का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर होगा मंथन। और चुनौती बने जीका वायरस से निपटने के लिए कानपुर नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कंट्रोल रूम की हुई स्थापना। 13 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या हुई 79। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। त्योहारी मौसम में प्रदेशवासियों को एक बार तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का औपचारिक लोकार्पण कर सकते हैं। 340.824 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे, जहां पर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच समय के लिहाज से दूरी कम हो जाएगी, वहीं व्यापार और वाणिज्य को भी पंख लगेंगे। यूपीडा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की तैयारियों में जुटा है। योगी सरकार ने प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर और अयोध्या के अलावा आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। एक्सप्रेसवे के एक और 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है। परियोजना की कुल लागत 22,494.66 करोड़ रुपए और सिविल निर्माण की लागत 11,216.10 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 6 रैंप प्लाजा, 217 अंडरपास निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। एयर स्ट्रिप की साफ सफाई के लिए रविवार से 5 किलोमीटर की परिधि में एक्सप्रेसवे बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और बैग के लिए प्रति छात्र 1100 रुपए उनके परिजनों के खाते में अंतरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए छात्र छात्राओं के परिजनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का अंतरण किया। यह पैसा छात्रों को 2 यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, 1 जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजे के लिए 125 रुपए और स्कूल बैग के लिए 125 रुपए दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही शेष 60 लाख बच्चों के अभिभावकों के खातों का सत्यापन कर उनके खातों में भी धनराशि का स्थानांतरण किया जाएगा। आज का यह कार्यक्रम शासन की योजना का लाभ उन सभी अभिभावकों तक पहुंचाने जो अपने बालियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भेज करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसमें आड़े आती थी। आज बेसिक शिक्षा परिषद ने डीबीटी के माध्यम से उन सभी बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है। मैं विश्वास करूंगा कि केवल हमारी जिम्मेदारी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। इन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों तक धनराशि पहुंचने के बाद उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, उन बच्चों के लिए स्वेटर, जूते मोजे, बैग, बुक्स, ये सभी क्वालिटी के साथ अभिभावक उसी पर पैसा खर्च करें। यह हर विद्यालय के प्रधानाचार्य और हर कक्षा के जो क्लास टीचर होंगे उनको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है कि वे इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे। बच्चे स्कूल में आएंगे तो मॉर्निंग असेंबली में इस बात को देखने की आवश्यकता है कौन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उस कक्षा के शिक्षक के द्वारा उस अभिभावक से संपर्क करना है। जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों को बैठक बुला करके प्रधानाचार्य उनके साथ संवाद बनाए। बच्चे स्कूल आते हैं तो
नाखून कटे हों, बाल बना करके आए, स्नान करके आए, दांतून करके आए। एक व्यवस्था साफ सफाई के प्रति, न केवल व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति, बल्कि क्लास में भी बैठने का तरीका किस रूप में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा ही राष्ट्र नायक बनाती है, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करे। अगर इन बच्चों को इस समय नहीं सिखाएंगे तो आगे चल करके वे सीख नहीं पाएंगे। ये सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होना चाहिए। सामान्य जानकारी, सामान्य शिष्टाचार, सामान्य संस्कार, ये बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के माध्यम से बताए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो संस्कार, जो शिष्टाचार बेसिक शिक्षा परिषद के इस प्रारंभिक 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान या 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से इन बच्चों को दिया जाएगा, यही राष्ट्र की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, अगर शिक्षा अधूरी है, संस्कारहीन है, शिष्टाचार विहीन है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही के बीच कोई अंतर महसूस कर पाए। आज अगर कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो उसका कारण प्रारंभिक समय में अभिभावक के द्वारा शिक्षा के प्रति, बाल्य के प्रति वह रुचि न लेने का भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के प्रति अभी से प्रयास करके हम उनको बताएं। मॉर्निंग असेंबली के समय सब बताए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ये भटकाव तभी शुरू होता है जब व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कौन देश का मित्र है, कौन देश का शत्रु है। जब हम एक ही तराजू में मित्र और शत्रु को तोलने लगते हैं, राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही को तोलने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति की योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है। और बेसिक शिक्षा परिषद के अपने, मुझे लगता है कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख के आसपास प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य प्रकार के हमारे पास जो भी इस फील्ड में कार्य करने वाले, अपनी सेवा देने वाले महानुभाव हैं, इनकी संख्या है। ये लोग अगर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से अमेठी में भी कक्षा 1 से 8 तक के छात्र और छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में 1100 रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। वहीं अभिभावकों ने बताया कि वे लोग मुख्यमंत्री की इस पहल से बहुत खुश है। कार्यक्रम के आयोजक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि महेंद्र जायसवाल ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अभिभावकों के बैंक खातों में ड्रेस, बैग और जूता मोजा के लिए ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे आई, हमारा बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। जो है ड्रेस के लिए, मोजा के लिए, जूता के लिए उसके खाते में पैसा जाएगा। हमारे जो है स्कूल में ड्रेस, जूता और स्वेटर बटे यही बड़े पैसा खाता में भेजिए मोदी साहब, यही बड़े आए हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने द्वीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कार्यकारिणी के बाहर लगी प्रदर्शनी को भी देखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं की रेटिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। 70% अनुमोदन के साथ ही वे रेटिंग सूची में सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। वर्ष 2019 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिलता रहा है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ऑब्रेदोर 66% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके साथ 58% अनुमोदन के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी तीसरे स्थान पर, 54% के साथ जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल चौथे स्थान पर, 43% के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पांचवें स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% के साथ छठे स्थान पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका के नेताओं के लिए अनुमोदन रेटिंग आंकड़ा एकत्र किया। जनपद कानपुर में जीका वायरस संक्रमण स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहां जीका वायरस संक्रमित 13 नए मरीज पाए जाने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 79 पहुंच गई है। जीका वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारी संक्रमण नियंत्रण के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर टीम के साथ निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा साफ सफाई रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्थिति को काबू करने के लिए टीम गठित कर संभावित संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा रही है। जनपद कानपुर नगर में आज दिनांक 6 नवंबर 2021 तक जीका वायरस के कुल 79 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के आरआरटी टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका विजिट करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और जो जीका पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लगातार उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा सुबह और शाम जीका पॉजिटिव पेशेंट से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की जा रही है और उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। जीका के रोकथाम हेतु आप सब लोगों से अपेक्षा है कि घर के अंदर साफ पानी एकत्रित ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश सरकार, शासन, प्रशासन और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से जो भी आदेश आते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उस स्टेप लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में नवनिर्मित जिला कारागार का उद्घाटन किया। 1942 बंदियों की क्षमता वाली इस कारागार को केंद्रीय कारागार का दर्जा मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने जनपद के लिए 454 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 21 परियोजनाओं का लोकार्पण और लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पहले की सरकार में लोग भयभीत रहते थे। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से अपराधों में कमी आई है। हमारी सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है और सभी सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से जिसमें लोकार्पण की योजनाएं 454 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की हैं और 21 परियोजनाएं हैं। 10 शिलान्यास की भी परियोजनाओं का यहां पर एक साथ यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास की ये परियोजनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी के समय ही होता है कि हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। जब नीयत साफ नहीं होती, बेईमानी और भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोलता है, अगर धोखे से सत्ता मिल ही गई तो वह व्यक्ति भले ही शिलान्यास कर ले लेकिन जनता उसे लोकार्पण करने लायक नहीं बनाती है।
कोरोना महामारी के असर के कम होते ही प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। लखनऊ में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पिछले अक्टूबर के मुकाबले 2021-22 अक्टूबर में राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी, आबकारी एवं निबंधन में भी राजस्व की प्राप्ति लक्ष्य के आसपास प्राप्त की गई है। अक्टूबर 2021 में प्रदेश सरकार के मुख्य कर और करेत्तर राजस्व वाले मदों में 997.33 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मुख्य कर और करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अक्टूबर माह में कुल 11,670.12 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 के अक्टूबर महीने में 10,672.79 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार कुल 997.33 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। लगातार कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां स्लो हुई हैं, अब पूरी तरह से पटरी पर आती दिखाई पड़ रही हैं और इसीलिए कर और करेत्तर राजस्व की जो प्रमुख मदें हैं उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले में वृद्धि दिखाई पड़ती है। जीएसटी के अंतर्गत अक्टूबर 2021 में कुल 4,208.56 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि गत वर्ष अक्टूबर 2020 के महीने में 3,795.44 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं एनएफएस योजना के तहत जनपद कासगंज के समस्त कार्ड धारकों को 3 नवंबर से 15 नवंबर तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। जनपद में 2,52,000 कार्ड धारक लाभार्थी हैं। कासगंज जनपद प्रवास को पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज ने सरकार की इस योजना के विषय में बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में आपूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया है कि 3 नवंबर से 15 नवंबर तक विशेष रूप से अभियान के तहत समस्त कार्ड धारकों को इस योजना के लाभ से लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर राशन की दुकान पर राशन लेने आई हूँ। फ्री का राशन मिलता है और नाप तोल भी अच्छी है, इनकी बढ़िया है। समय से दुकान खोलते हैं और राशन फ्री का राशन बढ़ता है। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमेशा ऐसे ही राशन मिलता रहे। केंद्र सरकार की जो फ्री राशन प्रणाली योजना चल रही है उसका लाभ लेने मैं राशन लेने आया हूँ, राशन वाली दुकान पर राशन लेने आया हूँ। ये केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया योजना निकाली है। इस योजना का पब्लिक को बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है और इस योजना के अंतर्गत कोई भी भूखा पेट नहीं सो पा रहा है। इस योजना में चावल, गेहूं और अन्य चीज़ें भी मतलब आसानी से फ्री मिल रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमने गरीब को अपनी प्राथमिकता पर रखा है और इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि गरीब हमारी प्राथमिकता के तौर पर है। उसको चाहे आवास की व्यवस्था की बात हो, चाहे बिजली की व्यवस्था की बात हो, या उसके स्वास्थ्य को लेकर के आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे खाद्यान्न की बात हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से देश में बागडोर संभाली है गरीब के प्रति बहुत चिंतित हैं। गरीब को कैसे सुविधाएं दे सकते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार जब से बनी है, आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे अधिक जो राशन पहले लोगों को नहीं मिलता था, राशन आता था, बिचौलिए बीच में खा जाते थे, उस राशन को सुनिश्चित करने के लिए कैसे प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उसका जो आया हुआ राशन है वह उस तक पहुंच सके, इसके लिए सुनिश्चित किया। और हमने रेगुलर मॉनिटरिंग करके उसका हम लोगों ने उसके राशन को उपलब्ध कराया है। केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद बरेली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ब्रज मोहन लाल शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण और स्वतंत्रता सेनानी पार्क का उद्घाटन किया गया।
गत दिनों प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने और उनके नाम से पार्क एवं स्मृति चिन्ह बनाने का आह्वान किया था, जिसे पूरा करते हुए आशुतोष उत्थान समिति द्वारा तैयार किए गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ब्रजमोहन लाल शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार एवं शहर विधायक अरुण कुमार ने किया। ब्रजमोहन लाल शास्त्री ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए वह 9 वर्ष जेल में रहे। और हमें समझना चाहिए कि हमारे जनपद के ऐसे कौन कौन सेनानी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी थी। जैसे आज हम यहाँ पर हैं, हम लंबे समय से जानते हैं ब्रजमोहन लाल शास्त्री जी को, उनके परिवार से ही परिचित हैं, पर आज पहली बार मेरे संज्ञान में आया कि वो 9.5 वर्ष जेल में रहे। तो वास्तव में ये तथ्य सबकी समझ में आना चाहिए कि हमारे देश के आज़ादी में किन किन लोगों ने अपनी आहुति दी, कुर्बानी दी, क्या क्या उन्हें समस्या रही, क्या क्या बातें रहीं। तो हम एक तो आयोजकों को धन्यवाद देना चाहेंगे, एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित की है, और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इन सबको एक सही स्थान देने का काम करें, उनको याद करें। उसकी शुरुआत बरेली वालों ने शुरू कर दी है, उसके लिए बरेली वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया कि हमको अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का सम्मान करना चाहिए और आने वाले बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली, लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है। उनका इतिहास हमारे नौजवानों को भी मालूम होना चाहिए। इसी संदर्भ में बरेली के अंदर श्री ब्रजमोहन लाल शास्त्री, जो कि बहुत ही पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, 16 साल की उम्र से आप स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 9 साल से अधिक समय आपने जेल काटी आज़ादी के लिए। उसके बाद बरेली के ही आंवला क्षेत्र से विधायक भी रहे। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति स्थापित कर हम अपने आप को, यहाँ के क्षेत्रवासी सभी मिलकर जो स्थापित किए, उसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जनपद फतेहपुर की निवासी डॉक्टर माधुरी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर ब्यूटी पार्लर और फैशन एकेडमी खोली है। उन्होंने स्वयं का रोजगार स्थापित करने के साथ ही बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू किया है। डॉक्टर माधुरी लगातार महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर जागरूक करती रहती हैं। डॉक्टर माधुरी ने बताया, ब्यूटी सैलून, ब्यूटीक, फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण गरीब बच्चियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यहां से प्रशिक्षण लेकर हजारों महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थापित कर चुकी हैं। जब हम आए तो हमें मेकअप नहीं आता था और मेरा मेन पर्पस मेकअप में था कि मुझे मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हमने मेकअप की फील्ड में हम गए और धीरे धीरे हमने खुद को इम्प्रूव किया। उस चीज़ में हमने काफ़ी मेहनत की। 2-2 घंटे हम लोग लगातार काम किए हैं उस चीज़ पे, और आज मैम की नज़रों में हम एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में आगे आए हैं। यही कहना चाहूँगी, जो मेरी छोटी बहन है, यही कहना चाहूँगी, अगर तुम किसी लक्ष्य को चुनती हो, मुश्किलें तो बहुत आती हैं हमारे जीवन में, अगर हम उस मुश्किल को आज झेलते हैं तो वही हमारे कल का उज्जवल भविष्य बनता है। मैं एक ITI की इंस्ट्रक्टर टीचर बनना चाहती हूँ। अगर मैं उस मुकाम पे नहीं करना चाहती तो एक खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूँगी, जिसमें लोगों को शिक्षित करूँगी। जो ग्रामीण परिवार है उनको निःशुल्क शिक्षा दूंगी, जिससे वो मेरे जैसे आगे बढ़ के अपने पैरों पे खड़े होकर उस चीज़ को कर सकें। हमारे साथ साथ 2, 3, 4 वो भी निकलेंगे, जिससे हमारे इस फतेहपुर जनपद को कई सारे फैशन डिजाइनर मिलेंगे। कई क्षेत्र में फैशन डिजाइनर होते हैं, उससे कि हमारे देश का, हमारे फतेहपुर जनपद का विकास होगा। ये सन 2002 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और तब और आज 2021 बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं फतेहपुर में देख रही हूँ। और ख़ास करके बालिकाएं, महिलाएं जो कि पहले घर से निकलती नहीं थी, घूंघट में रहती थी, इवन वो मेरे इंस्टीट्यूट में आई, सीखी, और उन्होंने उन लोगों ने अपने को इतना सक्षम कर लिया कि आज वो पॉलिटिक्स में जा रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में जा रही हैं, ट्रेनिंग फील्ड में जा रही हैं, खुद का अपना व्यवसाय कर रही हैं, कोई ना कोई रोजगार से जुड़ रही हैं, या फिर समाज सेवा से जुड़ गई हैं। तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी जर्नी से लोगों ने यहाँ पे बहुत सीखा, और बालिकाएं, महिलाएं प्रेरित हुई और अपने को एक फतेहपुर में एक अपनी पहचान भी बना पाई हैं। मथुरा ब्रजमंडल में भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार भैया दूज धूमधाम से मनाया गया।
कान्हा की नगरी मथुरा में इसे लेकर कुछ अलग ही धार्मिक मान्यता है। मथुरा के विश्राम घाट पर सदियों से यम द्वितीया पर बहन भाई के स्नान की परंपरा चली आ रही है। यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे। यमुना जी ने स्नान कराया एवं नए वस्त्र पहनने को दिए। अपने हाथों से भोजन बनाकर भैया यमराज को भोजन कराया। टीका एवं अक्षत लगाकर पान खिलाया। भैया दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। मान्यता है कि भैया दूज के दिन भाई बहन यमुना में साथ स्नान करें तो यम की फांस से मुक्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है। यम की फांस से मुक्ति पाने की कामना लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हमारा नाम रचना गुप्ता है। हम लोग कानपुर से आए हैं। ये हमारे भाई सचिन गुप्ता, अनिश गुप्ता, हम लोग सब कानपुर से आए हैं। यम द्वितीया के अवसर पे हम लोग यमुना जी पे स्नान करने आए हैं। आज के दिन की मान्यता है कि हम लोग भाई बहन एक साथ नहाने से यमराज पास नहीं आते हम लोगों के, यानी यम के दूत उनको परेशान नहीं करते हैं। इसलिए आज के दिन की मान्यता से हम लोग यहाँ नहाने आते हैं। बस भाई बीज है, इसके लिए भाई बहन दोनों स्नान करने आए यमुना जी में। हाँ, कर लिया, पूजा किया, सब किया और बहुत आनंद किया। देखिए, हम मथुरा पुलिस की तरफ से एक सुगम लोगों को फैसिलिटेट करते हुए त्यौहार मनाने का आनंद प्राप्त हो सके, इस संबंध में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ट्रैफिक की बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। इसके अलावा नाविकों के साथ मीटिंग करके बोट्स की व्यवस्था की गई है। फ्लड कंपनी भी बुलाई गई है और इसके अलावा पुलिस के द्वारा सभी के साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाए और जो जिसको जानकारी चाहिए वो दी जा सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय के कर्मचारियों ने एनटीपीसी के 47वें स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक भवन कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि देवाशीष सेन, कार्यकारी निदेशक उत्तरी क्षेत्र थे। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि एनटीपीसी टीम को कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए जाना जाता है। हमारे सभी लोग इस कोरोना महामारी के दौरान भी ईमानदारी से अपना योगदान देश के लिए कर रहे हैं। सेन ने यह भी कहा कि जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एनटीपीसी के उत्तरी क्षेत्र की परियोजना के सभी सदस्यों द्वारा अधिक से अधिक प्रयास करना होगा, जिससे उत्तरी क्षेत्र मॉडल के रूप में बने। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एनटीपीसी के गौरवशाली इतिहास और देश के विकास के लिए एनटीपीसी द्वारा किए गए योगदान पर भी प्रकाश डाला। समारोह में महाप्रबंधक प्रचालन श्री डी मंडल, श्री उत्तम लाल, महाप्रबंधक मानव संसाधन सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तैयारियां जोरों पर है। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है इस फिल्म महोत्सव में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 52वें संस्करण के शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में इसकी तैयारी को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। 2020 में 51वें संस्करण ने अपनी चमक बिखेरी, जिसमें ओपन फॉर्म्स, वर्कशॉप्स, मास्टर क्लासेस, डिस्कशंस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आम लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब 2021 में भी सभी को उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बार 52वें संस्करण की जानकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां दुनिया भर के फिल्मी समारोह में इफ्फी की बारीकियों से भी रूबरू कराया जा रहा है। पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स को भी आमंत्रित किया है। शुक्रवार को इफ्फी के अंतर्गत भारतीय पैनोरामा श्रेणी के लिए फिल्मों के चयन की घोषणा की गई। इस श्रेणी में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। उत्तर पूर्वी भाषा दिमासा में बनी फिल्म सेमखोर से फीचर फिल्म श्रेणी की शुरुआत होगी। वहीं राजीव प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म वेद द विजनरी गैर फीचर फिल्म श्रेणी की ओपनिंग फिल्म होगी। फीचर फिल्म श्रेणी में बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी समेत संस्कृत फिल्में भी प्रदर्शित होंगी। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में भी विभिन्न भाषाओं की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध इफ्फी के शुरू होने का फिल्म प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री कर सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। यातायात में समय की कमी के साथ व्यापार और वाणिज्य को लगेंगे नए पंख। बेसिक शिक्षा परिषद के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में 1100 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से पैसे किए स्थानांतरित। कहा, स्कूलों में राष्ट्र प्रेम की दी जाए शिक्षा।
नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। 2 साल बाद हो रही बैठक का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर होगा मंथन। और चुनौती बने जीका वायरस से निपटने के लिए कानपुर नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कंट्रोल रूम की हुई स्थापना। 13 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या हुई 79। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।